हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 19th अगस्त 2024। हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लैटरल एंट्री के बारे में है। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट में आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है आप यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम लेती है उसके थ्रू आप सेलेक्ट हो जाइए, तो आप आईएएस बन जाइएगा। आईएएस बन के आप सीनियर पोजीशन पे जा सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी बन सकते हैं, ये सारा चीज़ आप बन सकते हैं। लेटरल एंट्री के थ्रू आप बन सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लेटरल एंट्री इज टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियर ब्यूरोक्रेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लेटरल एंट्री का? तो इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियर ब्यूरोक्रेट। जिनका ब्यूरोक्रेसी ही कैरियर है तो वो तो इंक्रीज करना पर्पस है नहीं, ये तो बिल्कुल पर्पस नहीं, इसी को तो थोड़ा कम करना है। इनफैक्ट वैसे लोग जिनका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है ना, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी ज़रूरत हो सकती है, ये स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं। स्पेशलाइजेशन तो इनका एंट्री जो है वो भी डायरेक्ट रूप से बड़े पोस्ट पे, उसको लेटरल एंट्री बोला जाता है ना। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है। थर्ड क्या है? ओनली इंडिविजुअल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर कैन अप्लाई। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी जो साइंटिस्ट हैं या किसी भी पोस्ट में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री वाज रिकमेंडेड बाय नीति आयोग 3 ईयर एक्शन एजेंडा एंड सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस। ये सही है ना। नीति आयोग तो 2015 में आया, उसके पहले से भी लेटरल एंट्री जो है इंडियन गवर्नमेंट के बड़े पोस्ट पे होता रहा है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है ना। 20-25 साल से, उसके पहले से भी लेटरल एंट्री गवर्नमेंट में होता रहा है। तो अगर ऐसा आ जाए लेटरल एंट्री वाज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नीति आयोग, या फर्स्ट टाइम लेटरल एंट्री वाज रिकमेंडेड बाय नीति आयोग, तो गलत हो जाता है ना। तो फोर्थ सही है ऑब्वियसली, फर्स्ट भी सही है, सेकंड थर्ड यहाँ पे गलत लग रहा है। फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। पॉज करके आप इंपॉर्टेंट जो डेटाज हैं वो लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अ ब्लू मून? ब्लू मून क्या है? मून जब ब्लू दिखे? नहीं, ऐसा शायद नहीं है। अ ब्लू मून अकर्स व्हेन टू फुल मून आर सीन विद अ सिंगल कैलेंडर मंथ। जनवरी में ही आपको 2 बार फुल मून दिख गया है ना। तो आप एक बात बताओ, एक कैसे फुल मून दिखेगा? 14 डेज के बाद से आपको क्या दिखेगा? 14 डेज का एक पूरा पीरियड होता है जब आपको पूरा मून डार्कर साइड में चला जाएगा, फिर फुल मून दिखेगा, फिर वापस डार्कर साइड में चला जाएगा, फिर फुल मून दिखेगा, है ना। मतलब यहाँ से 14 डेज ये फुल मून मान लो हो गया, फिर अगला भी 14 डेज, तो एटलीस्ट 28 डेज लगेगा एक फुल मून से दूसरा फुल मून में जाने के लिए। 27, 28, 29 डेज तो लग सकता है ना। यही ड्यूरेशन होता है 27, 28 डेज का। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये ड्यूरेशन होता है जो कि आपका रोटेशन उसके कॉन्साइड करता है, मून का रोटेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो फिर एक ही महीने में 2 बार फुल मून दिखना, मतलब या तो 1 2 जनवरी को फुल मून हुआ हो, वापस से फुल मून हो मंथ के एंड में, तो ये कितना रेयर फेनोमेना हो जाएगा कि फुल मून जो है वो स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ही पड़ जाए, तभी वो उसी मंथ में दोबारा दिख सकता है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर फेनोमेना होता है, तो इसी को ब्लू मून कहते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए। द टर्म ब्लू मून इन यूज बिकॉज द मून अपीयर्स ब्लू, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मून ब्लू क्यों दिखेगा? कोई लॉजिक नहीं है इसका। अ ब्लू मून कैन अकर ओनली व्हेन द फर्स्ट फुल मून ऑफ द मंथ इज ऑन द फर्स्ट और सेकंड डे। तो ये आप समझ रहे हो, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही लग रहा है ना। जैसे कई बार कोई इवेंट जो है बहुत रेयरली अकर हो रहा है, या आपको आंसर्स लिखना है या आपको ऐसे लिखना है, तो आप लिख सकते हो। या आपको दोस्त जो है बहुत दिन बाद दिखाई दिया, या अचानक से बहुत दिन बाद ही मिलता है, आप बोल सकते हो वंस इन अ ब्लू मून, है ना, कि आप तो ऐसे फ्रेंड हो जो वंस इन अ ब्लू मून दिखते हो। ठीक है, ऐसे भी इसका काफ़ी यूज़ हो सकता है। सेकंड का आंसर इज बी। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? जो करेक्ट है, करेक्ट लिखना है, यहाँ पे छूट गया मेरे से। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आर करेक्ट? The IMA was established in 1928 to represent doctors in India. ठीक है, one of the IMA's objective is to advocate for the rights of medical professionals. ठीक है, IMA फोकस solely on promoting medical education, ऐसा नहीं करता, पब्लिक हेल्थ इश्यूज को भी इंगेज करता है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात हो रही है।
ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। कोलकाता जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये चीज़ अब कोलकाता न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है, उसमें क्या पढ़ना है आपके यूपीएससी एपीएससी के लिए, वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली वो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है ना। ऐसे रेप्स जैसे इंसिडेंट होना, वो भी हॉस्पिटल जगह जैसे जगह पे या किसी भी जगह पे भी, तो वो तो कंसर्न है ही। बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमए के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर स्टेटमेंट सही पूछा जाए तो दो स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड जो करेक्ट है। फोर्थ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीएम सिद्धारमैया केस, कर्नाटका से रिलेटेड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर हैज सैंक्शनड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड गवर्नर ने इन्वेस्टिगेशन सैंक्शन किया है अंडर सेक्शन 17A, है ना। इफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूसेस सफिशिएंट एविडेंस, फॉर्मल प्रोसिक्यूशन कैन प्रोसीड विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सैंक्शन। बिना एडिशनल सैंक्शन के भी फॉर्मल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये गलत है, फिर से वापस से एक सैंक्शन चाहिए होता है। अब ये पूरा केस क्या है? पूरा केस है मूडा से रिलेटेड, है ना, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, जिसमें कि जो कर्नाटका के अभी सर्विंग सीएम है जिनका नाम है सिद्धारमैया, तो उनको उन पे एलिगेशन आ रहा है करप्शन से रिलेटेड, है ना। और करप्शन से रिलेटेड एलिगेशन आ रहा है तो गवर्नर ने अलाउ भी कर दिया है कि उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करने के लिए, उन पे इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो गवर्नर ने सैंक्शन किया है इन्वेस्टिगेशन। कौन सा सेक्शन यूज किया है? सेक्शन 17A। कौन से एक्ट का? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पोका एक्ट भी बोल सकते हैं, POCA, पोका पोका भी बोल सकते हैं, 1980 एक्ट के तहत। ठीक बात है। तो ये सेक्शन 17A और पोका, ये आपको पता होना चाहिए। दैट कैन बी इम्पोर्टेंट डायरेक्टली फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें दो ही स्टेटमेंट हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये कितने स्टेटमेंट गिवन जो है वो सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। सेकंड इनकरेक्ट है ना। एक बार जब सेपरेट सैंक्शन भी रिक्वायर्ड होता है सेक्शन 19 में फॉर्मल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के लिए। एक बार तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा? फिर फॉर्मल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा, है ना, जब इन्वेस्टिगेशन करके सफिशिएंट एविडेंस मिल जाएगा। पहले तो एविडेंस जुगाड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन कर लिए फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन करना स्टार्ट होगा। फिर गिल्टी जैसा मतलब कि एक एलिज्ड क्राइम जैसा, आप एलिज्ड पर्सन जैसा ट्रीट किया जा सकता है सीएम को, है ना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। स्मार्ट फार्मिंग क्या है? फार्मिंग को स्मार्ट तरीके से करना, जैसे स्मार्ट आईएएस है, स्मार्ट तरीके से आईएएस बनाना है, वैसे स्मार्ट फार्मिंग क्या है? स्मार्ट फार्मिंग एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल ईल्ड, एग्रीकल्चर का ईल्ड बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ना, है ना, थ्रू इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड रेजिलियंस, सही है, इनहेंस प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट फार्मिंग इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अक्रॉस द फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मिंग कम्युनिटी को इक्विटेबल बेनिफिट भी मिले, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ले जाएं, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिले, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट फार्मिंग फोकस सोनली ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डज नॉट कंसिडर इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। ऐसा कभी हो सकता है? फिर क्या ही फायदा होगा? फायदा होगा ही नहीं। तो आंसर ए आ जाएगा, 1 है 2 आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर आज का। बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको पता ही है, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।